नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। तो आप इस वीडियो में अपने सामने देख पा रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 जो कि संस्कृत का है, जिससे आज आप अपने सामने देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए संस्कृत का पेपर है। तो देखिए ये संस्कृत का पेपर है, विषय डाल देता हूं मैं संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इसके हम प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 1 यानी पहला और दूसरा प्रश्न हम कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस थे और आमना थे। तो आइए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। युग्म मेलनम कुरुत, प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसका मतलब होता है सही जोड़ी मिलाइए। तो हमारे सामने यहाँ पर संधि और समास के क्वेश्चन मिक्स करके दिए हैं। 6 प्रश्न है टोटल इसमें, प्रश्न क्रमांक 3 में, और 6 प्रश्न 6 नंबर के हैं, यानी 3 संधि के प्रश्न हैं और 3 समास के प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। पहला दिया है हमें विद्याभ्यासः। विद्याभ्यासः शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो इस प्रकार होगा, विद्या प्लस अभ्यासः। इस शब्द में यदि हम गौर करें तो विद्या में बड़ा आ, अभ्यास में छोटा आ, ये दोनों मिलकर यहाँ पर बड़े आ का निर्माण हो रहा है, विद्याभ्यासः। तो जब बड़े यानी कि दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाए, दीर्घ आ का, दीर्घ ई का, दीर्घ ऊ का या दीर्घ री का, इन 4 स्थितियों में संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। तो हमारे सामने ऑप्शन है, देखिए दीर्घ स्वर संधि का ऑप्शन है हमारे सामने, दीर्घ संधि। तो विद्याभ्यास का सही उत्तर है दीर्घ संधि। हम इसमें लिख देंगे का। आपको समझ आई गया होगा कि किस प्रकार से बड़ा और छोटा मिलके बड़ा का निर्माण हो गया। यदि आप संधि को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप विजिट करिए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है जिसमें संधि सारी डिफाइन की गई है, मैंने ही डिफाइन की है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है सुर प्लस ईशः। यहाँ पर छोटा आ और बड़ी ई ये दोनों मिल रहे हैं। जब आ से ई का स्वर मिलता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों में से कोई भी लघु हो या दीर्घ हो, तो अगर सुर में जो रा है उस पर छोटे आ का स्वर है और ईश में बड़ी ई है, तो आ और बड़ी ई के मिलने से क्या होगा, आ और छोटी ई के मिलने से भी वही होता है और बड़ी ई के मिलने से भी वही होगा। तो सुर प्लस ईश के मिलने से, आ और ई के मिलने से एक ही मात्रा का निर्माण होता है, सुरेशः। और ये संधि कहलाती है गुण स्वर संधि। तो देखिए ऑप्शंस में गुण स्वर संधि कहाँ लिखा है, सुर प्लस ईशः गुण संधि। तो हम इसे यहाँ से मिलाएंगे, ये है हमारा खा वाला। आगे बढ़ते हैं। सदैव, सदैव शब्द में हमें दिख रही है यहाँ पे 2 मात्राएं हैं। तो इतना हमें याद रखना है कि सिंगल जो मात्राएं होती हैं वो गुण संधि की पहचान है। जैसे अभी हमने किया सुरेश, तो सीधी सी बात है ए की मात्रा और ओ की मात्रा ये आती है हमारी गुण संधि में, और ऐसे ही आई की मात्रा और औ की मात्रा ये आती है हमारी वृद्धि संधि में। इन संधियों को मैं बार बार बता रहा हूँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहाँ पर आपको ये सारी संधियाँ मिल जाएगी। तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि है, यहाँ से मिला देंगे वृद्धि संधि, ये हो गया हमारा गा वाला। इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि सदैव में वृद्धि संधि बनी कैसे है, तो आप चैनल पे विजिट कर लीजिए। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सदा, बड़ा आ और एव, जब ये दोनों मिले तो बन गया सदैव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामम गतः, ग्रामम गतः गांव को गया। तो ग्रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। राम की होती है रामम, फल की होती है फलम, बालक की होती है बालकम, और ग्राम की होगी ग्रामम। ग्रामम गतः गांव को गया, व्यक्तिवाचक शब्द प्रतीत हो रहा है, गांव को गया। प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, दूसरे पद में
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। ग्रामम गतः, ग्राम गतः, तो जहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग चलता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसको भी समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, आपको समास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पंचवटी। तो पंचवटी जो शब्द है इसमें पहले वाला जो पद है वो संख्यावाचक है, यानी कोई नंबर, कोई अंक, कोई डिजिट की बात हो रही है। पंच यानी 5, वट यानी बरगद, और वटी वो स्थान है जहाँ पे बरगद लगा हो। तो पंचवटी जहाँ पर 5 बरगद के वृक्ष लगे हों, वट यानी बरगद के वृक्ष लगे हों, तो वो स्थान कहलाता है पंचवटी। अब हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी संख्या की बात हो जाए, पंच, सप्त, जैसे नवरात्रि, नवानाम रात्रिणाम समाहारा, पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा, सप्त ऋषि, सप्तानाम ऋषीणाम संहारा समाहारा। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी पहला पद संख्यावाचक हो, समास विग्रह करने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा समास को अच्छे से। आप प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, लेकिन इतना याद रखिए कि जब पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक हो, कोई संख्या की बात चल रही हो, वहाँ पर जो है द्विगु समास होता है। तो पंचवटी, 5 बरगद के वृक्षों की बात चल रही है, समूह है 5 बरगद के वृक्षों का, तो सीधी सी बात है द्विगु समास लगा देंगे हम। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है राम लक्ष्मणों। तो जहाँ पर एक से अधिक पद हों, 2 या अधिक पद हों और सभी पद प्रधान हों, राम लक्ष्मणों सब शब्द का समास विग्रह होगा रामः च लक्ष्मणः च। दोनों ही पद प्रधान है, पूर्व पद और उत्तर पद हैं। राम और लक्ष्मण 2 की बात हो रही है। जब 2 की बात होती है, दोनों प्रधान होते हैं, तो वहाँ पर होता है हमारा द्वंद्व समास। इस प्रकार से हमारा ये हो गया घ, ये हो गया हमारा अंग, और ये हो गया हमारा च। आप संधि और समास को अच्छे समझने के लिए चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको इनके सारे आंसर मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 पर पहुँचते हैं। तो देखिए आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में आपको उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। तो चूंकि हम जब अपने टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में हमें जो एक पदेन उत्तरत मिलते हैं वो हमें मिलते हैं आपके अभ्यास से, पाठों से मिलते हैं। एक पदेन उत्तर होते हैं, एक वाक्यन उत्तर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ जो एक पदेन उत्तरत आपको दिए हैं उसमें टोटल 6 प्रश्न हैं 6 मार्क्स के, जिसमें से 3 प्रश्न तो आपके ग्रामर से रिलेटेड हैं और 3 प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक के यानी चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं, एक पदेन वाले, 1 वर्ड आंसर। तो आपको सारे ही प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक शब्द में देने हैं, 3 ग्रामर के, 3 टेक्स्ट बुक के, और टोटल मिलाकर ये 6 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन 6 नंबर का था आपका, ऐसे ये भी आपका प्रश्न 6 नंबर का हो जाएगा। आइए हम इनको सॉल्व करते हैं और इनके उत्तर को देखते हैं किस प्रकार से ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे 3 ऊपर के, और किस प्रकार से नीचे के 3 जो हैं टेक्स्ट बुक के प्रश्न सॉल्व होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय का टॉपिक है। जैसे यहाँ टॉपिक संधि और समास का मिक्स कर दिया गया था, ऐसे यहाँ पर जो ग्रामर के 3 ऊपर के क्वेश्चन है उनमें प्रत्यय पूछ लिए गए हमसे। चलिए, तो पहला प्रश्न है कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। कर्तुम जो शब्द है उसके अंदर प्रत्यय कौन सा है? तो हमें देखना है कि जब भी किसी शब्द में तुम लास्ट में लगा हो, तुम, ये हलंत वाला, मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ छोटे से बॉक्स में। जब भी आपको तुम लगा दिखाई दे जाए तो वहाँ पर याद रखिए प्रत्यय होता है तुमुन, तुमुन, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए पठ धातु है और उसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ा है, तो शब्द बनेगा प ठी तुम। ये ठा जो हलंत वाला है, इस ठा को पूरा बनाने के लिए यहाँ पे छोटी ई का स्वर एक्स्ट्रा बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तुमुन प्रत्यय में से आप याद रखिए जब भी तुमुन प्रत्यय जोड़ना है किसी भी धातु में तो वहां पर तू और म रह जाता है, ना हट जाता है, ऊ हट जाता है, तुम जुड़ता है। कहीं भी किसी भी धातु में तुम जुड़ा हो लास्ट में तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन। पठ में जुड़ा तो पठी तुम, ऐसे ही चल में जुड़ा तो चली तुम,
हस में जुड़ा तो हसी तुम। इस प्रकार से तुम लास्ट में जुड़ जाएगा, ये माँ पे हलंत याद रखिएगा। अब यहां पे अगर आ रहा है क्री धातु, तो क्री धातु अगर आ जाए तो नीचे का री अगले अक्षर पे रा बन के पहुंच जाता है, हो जाएगा कर तुम। अगर आ जाता ह्री धातु ह्री और तुमुन आ जाता, तब भी सेम होता हर तुम। आपके समझ आ गया होगा ये तुमुन प्रत्यय क्या चीज है। जब भी लास्ट में तुम लगा हो वहां तुमुन प्रत्यय होता है। तो क्री यानी करना, ह्री यानी हरना, तो क्री प्लस तुमुन कर तुम, ह्री प्लस तुमुन हर तुम, हस प्लस तुमुन हसी तुम, चल प्लस तुमुन चली तुम, पट प्लस तुमुन पटी तुम। आप कहेंगे इन सब में छोटी एक्स्ट्रा बड़ा, इन दोनों में क्यों नहीं बड़ा? क्योंकि इन दोनों में हलंत वाले अक्षर था, उसको पूरा करने के लिए नियम ये था कि छोटी का स्वर एक्स्ट्रा बढ़ाना था, वरना ये हलंत माने आधा अक्षर होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें डायरेक्ट री लगा है नीचे, यहाँ पे ये नियम अप्लाई नहीं होगा। ये री रा बन के ता पे पहुंच गया, ये भी री रा बन के ता पे पहुंच गया, ये हो गया कर तुम, ये हो गया हर तुम। तो तुमुन प्रत्यय में से ना गायब हो जाता है, विलोप हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ऊ का भी लोप हो जाता है। तुमुन प्रत्यय में केवल लास्ट में लगता है तुम। तो यहाँ हमसे पूछा गया कर तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो तुम होने की वजह से तुमुन प्रत्यय, तो इसका सही उत्तर हम यहाँ लिख देंगे तो मून, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ल्यप प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत। ल्यप प्रत्यय का हमें एक उदाहरण लिखना है। तो ल्यप प्रत्यय की सीधी सी पहचान ये है कि ल्यप प्रत्यय में सबसे पहले तो उपसर्ग जुड़ता है, फिर धातु जुड़ती है, फिर प्रत्यय जुड़ता है। और ल्यप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय मैं यहां ब्रैकेट में लिखता हूं, ल्यप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें से केवल ला का भी लोप होता है, पा का भी लोप होता है, केवल या बचता है, या। ठीक है। अब तीन चीजें जुड़नी है, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। तो मान लीजिए आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो मिलके क्या बनेगा? आ का आ, दा का दा और ल्यप में से रह जाएगा केवल या, तो बन जाएगा आदाय। ठीक है। ऐसे ही प्र प्लस दा प्लस ल्यप, तो बन जाएगा प्रदाय। ठीक है। सम पूज प्लस ल्यप, तो बन जाएगा आपका सम, क्योंकि मां पा से मिलता है तो अंक की बिंदी में परिवर्तित हो जाता है, समपूज्य। ऐसे ही सम प्लस पठ प्लस ल्यप मिलके बन जाएगा सम पठ्य। आई थिंक आपके समझ में आ पा रही होगी ये बात कि उपसर्ग वैसा का वैसे ही आ जाएगा, धातु वैसी की वैसी आ जाएगी, केवल ल्यप प्रत्यय में से या आएगा बस। ऐसे यहाँ पे हुआ, उपसर्ग वैसा की वैसा, धातु वैसी की वैसी आई और ल्यप प्रत्यय में से केवल आया या। ठीक है। बस यही काम होना है। ऐसे ही उपसर्ग वैसा के वैसा ही आ गया, धातु वैसी की वैसी आ गई, ल्यप प्रत्यय में से आया केवल या। ऐसे ही उपसर्ग यहाँ पे आ गया, धातु यहाँ पे दा आ गई और ल्यप प्रत्यय में से आया या, बन गया आदाय, यहाँ गया प्रदाय, यहाँ बन गया संपूज्य, यहाँ बन गया संपठ्य। इस प्रकार से यहाँ पे ल्यप प्रत्यय का हमें एक उदाहरण बताना है, तो कोई सा भी उदाहरण बता सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट परीक्षा अध्ययन से दिया गया है, जहाँ आपका ल्यप का उदाहरण दिया गया है प्रदाय। तो जरूरी नहीं है प्रदाय दें, कोई सा भी आंसर आप दे सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, है ना। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ल्यप प्रत्यय के। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न दिया गया है, गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतः शब्द में हमें प्रत्यय बताना है, तो गतः शब्द का प्रत्यय आप कैसे बताएंगे? तो आप लास्ट में देखिए तह लगाए। एक सीधी सी बात है कि जब भी अंत में तह जुड़ा हो तो वहां पर तह जुड़ा हो तो वहां पर प्रत्यय होता है कत।
ठीक है, सीधी सी बात है। आपसे केवल गता शब्द का प्रत्यय पूछा है तो उत्तर इसका हो जाएगा कत। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कैसे। तो सीधी सी बात है, तह जुड़ता है तो कत प्रत्यय। हमें एक कॉमन कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ हिंट हैं, वो याद रखने हैं। जब अंत में या हो तो लेप प्रत्यय, जब अंत में तुम जुड़ा हो तो तुमुन प्रत्यय, जब अंत में तह जुड़ा हो तो कत प्रत्यय। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं कि इस प्रकार के और शब्द कैसे आ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए लिखा है पट प्लस कत प्रत्यय, तो जैसे कि ऊपर देखा था लंत को हटाने के लिए छोटा स्वर एक्स्ट्रा बढ़ाया तो छोटा एक्स्ट्रा पठी, और कत में से तहा। देखिए प्रत्यय है कि जिसमें कत क्या बन जाता है, जाता है, याद रखें। तुम बन जाता है और ल्या बन जाता है, लेप का या बन जाता है। ऐसे ही कत है तहा, तो पट प्लस कत पठितः। ऐसे ही चल प्लस कत चलितः, प्लस हसितः, है ना, जाएंगे प्लस। ये सब हलंत याद रखिएगा, हलंत को पूरा करना छोटी ही लग रही है ना। खास खादी तह, इस प्रकार पर। अब आप देखिए यहाँ तह शब्द दिया है, यहाँ पे मैं हलंत छोटी ही लग रहा था। अगर क्री आ जाता, धातु आ जाती नीचे तो हो जाता, ऋतु आ जाती, यहाँ पे छोटी का खत्ता हरि आ जाता। ठीक है, अब मान ली अगर आ जाती तक केस हम अलग कर देते हैं। नम धातु है, नम माँ के साथ थोड़ी सी अलग स्थिति रहे कि माँ का लोप कर देते हैं हम। यहाँ पे माँ पे छोटी ही नहीं लगाएंगे बल्कि सीधा लोप कर देंगे। ना रहेगा नम, ना कत का बन जाएगा तह। ऐसे ही नम प्लस बन जाएगा नतः, और गम, गम यानी जाना, नम यानी झुकना, गम यानी जाना, तो गम करेगा तो इसमें भी माँ का लोप हो जाएगा और बन जाएगा गतः। तो ऐसा है गम धातु में कत के मिलने बना है। ठीक, तो इसमें कत प्रत्यय। प्रश्न बढ़, यहाँ पर तो हमारी ग्रामर के प्रश्न कंप्लीट हो गए, प्रत्यय के प्रश्न ने देख लिया। अब नीचे वाले प्रश्नों में जो है हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि इसमें हमें टेक्स्ट प्रश्न दिए गए हैं। तो पूछा है कि माला रमणीय, किसकी माला रमणीय है, मन को भाने वाली है, बहुत सुंदर है। तो इसका उत्तर आप टेक्स्ट बुक से पाठ का हरित तरुणाम, हरे भलों की, ललित लतानाम। एक शब्द में उत्तर देना यही था। हरित तरुणाम ललित लतानाम, 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं आप। हरित तरुणाम ललित लतानाम। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षेपन्ति उवाच। तो प्रत्युत्पन्नमति यानी जिसकी मति फिर से उत्पन्न हो गई थी, ऐसी बुद्धिमति, बुद्धिमति उसका नाम भी था और उसका गुण भी है, बुद्धिमान थी वो। बुद्धिमति किम आक्षेपन्ति उवाच, जैसे पुरुष को बुद्धिमान बोलते हैं, स्त्री को बुद्धिमति बोलते हैं, लेकिन चैप्टर में उस महिला का नाम जो है बुद्धिमति था। आप पूरी कहानी को आप प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग है। तो प्रत्युत्पन्नमति यानी जिसकी मति फिर से उत्पन्न हो गई थी, ऐसी बुद्धिमति किम आक्षेपन्ति उवाच, किसको आक्षेप लगाते हुए, किसकी ओर इशारा करते हुए बोली। तो इसका सही उत्तर है जम्बुकम, यानी कि श्यार की ओर, श्यार की ओर इशारा करते हुए वो बोली। अगला है हमारा प्रश्न है उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। उगते समय और अस्त होते समय कौन, कहा रक्तः भवति, लाल रंग का होता है। तो ये जो प्रश्न है आपके किसी एक पाठ से लिया गया है, सुभाषितानी। इसमें बहुत से श्लोक होंगे,
कई एक श्लोक होगा जहां से आपका ये प्रश्न बना है, जिसमें सीख दी गई है। क्या सीख दी गई है, मैं आपको श्लोक बता देता हूँ। श्लोक है उदये सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अर्थात उदये सविता ताम्रः, उगते समय सूर्य का रंग होता है लाल, और ताम्रः एवास्तमेति च, और अस्त होते समय भी रंग होता है लाल। इसी प्रकार से संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महान लोग होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी विवेकवान पुरुष होते हैं, संपत्तौ च विपत्तौ च, यानी संपत्ति में सुख में, विपत्ति में यानी दुख में एक रूपता, समान रूप वाले रहते हैं। उनके व्यवहार में, उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आता। अर्थात वे ना तो सुख संपत्ति पाने पर बहुत ज़्यादा फूल कर उछल कूद करते हैं, और ना ही दुख आने पर वे बहुत ज़्यादा निराश या दुखी हो जाते हैं। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं भगवान श्री राम से, कि जब उन्हें राज्याभिषेक युवराज के पद पर मिलने वाला था तो वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर उछल कूद नहीं करने लगे, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, कोई युवराज पद नहीं मिलेगा, वल्कल वस्त्र पहनकर 14 वर्ष के लिए वन में जाओ। ये सुनने के बाद भी भगवान श्री राम का मुख मलिन नहीं हुआ, उस पर म्लानता नहीं आई, बल्कि जैसा पूर्व में प्रसन्नता थी वैसी ही प्रसन्नता वनवास मिलने के बाद भी उनके मुख पर रही। इससे क्या पता चलता है, इससे यही सीख मिलती है कि उदये सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च, सूर्य उगते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। ठीक इसी प्रकार संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, जो महान लोग हैं वो संपत्ति में सुख में और विपत्ति में दुख में एक रूप, समान रूप से रहते हैं। अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके लिए दोनों समान है, चाहे सुख हो चाहे दुख। तो इसका उत्तर उदये सविता उदय समये अस्त समये च कः रक्ता भवति, उगते समय और अस्त होते समय कौन लाल रंग का होता है, रक्ता है यानी लाल रंग का। तो इसका उत्तर है सविता, क्योंकि इस श्लोक में वहां पर सूर्य को सविता बोला गया है। श्लोक है उदये सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च, तो सविता का अर्थ होता है सूर्य, तो इसका सही उत्तर है सविता। इस प्रकार से 6 प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए। ऊपर के 3 प्रश्न ग्रामर के हैं जिनमें प्रत्यय बताने थे, नीचे के 3 प्रश्न आपके पाठों से हैं, अभ्यास से हैं, आपके चैप्टर्स से हैं, टेक्स्ट बुक से। तो ये 3 और 3 मिला के 6 नंबर के आपके प्रश्न हैं। इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 3 को और प्रश्न क्रमांक 4 दोनों को सॉल्व कर लिया है इस वीडियो में, और हमने अच्छे से डिफाइन करते हुए समझाया कि किस प्रकार से इसके प्रत्यय कैसे बनेंगे, किस प्रत्यय की क्या पहचान है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, अच्छे से समझें, और यदि आप ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करें। आगे आने वाली वीडियोस को भी देखिए। इस प्रकार से हम आदर्श प्रश्न पत्र को हल करवाएंगे और भी वीडियोस बनाएंगे। आप देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, हर दिन आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।